नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम मानहानि के शेष बचे भाग को देखने वाले हैं। यह लेक्चर का पार्ट 2 होगा। इसमें हम कुछ और क्वांटम को कवर करते हैं मानहानि से संबंधित। जैसा कि हमें पता है, मानहानि अपकृत्य विधि में दिया गया है, यानी कि यह एक सिविल रॉन्ग है, परंतु भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन में भी सेक्शन 499 में दिया गया है। वहां पर एक यह क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस है। उसके लिए आपको पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट मिल सकती है, कारावास इत्यादि आईपीसी में। परंतु जब भी आप टॉर्ट में मानहानि का दावा करते हैं तो आपको कुछ सिविल रेमेडी दी जाती है, फाइन वगैरह या फिर जो भी कंपनसेशन न्यायालय तय करता है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि किसी वर्ग या समूह की मानहानि। अभी तक हमने समझा था इसके पहले लेक्चर में, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर देखें। अभी तक हमने देखा था कि किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि क्या होती है, उसके एसेंशियल एलिमेंट देखे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी वर्ग या समूह की मानहानि से क्या समझते हैं। तो यदि किसी वर्ग के विषय में कोई मान हानिकारक कथन किया जाए और उस वर्ग का कोई सदस्य मान हानि का दावा करता है, जैसे हम किसी समूह को, किसी ग्रुप का मान हानि कर दें और उसमें का कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो डिफेमेशन का दावा करता है, तो कोर्ट यह देखता है कि वर्ग कितना बड़ा है और जो व्यक्ति, जो एक विशेष व्यक्ति निकल कर दावा कर रहा है, उस व्यक्ति का मान हानि किए जाने वाले कथन में कितना उल्लेख है। वर्ग जितना ही छोटा होगा, प्लेंटिफ जो है, पीड़ित जो है, वादी जो है, उसकी पहचान उतनी अलग से की जा सकेगी और तब वाद में सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे सरल शब्दों में ये समझते हैं कि यदि किसी समूह की मानहानि कर दी गई है तो उस समूह से मानहानि का दावा करने वाला एक सिंगल व्यक्ति तभी मानहानि का दावा कर सकता है जब वह समूह छोटा हो। जितना ही छोटा होगा वह समूह, उसका दावा उतना ही सफल होगा, क्योंकि उसकी उतनी ही अलग से पहचान की जा सकती है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर है कि मृतक की मानहानि भी संभव है टॉर्ट में। तो हम इसे देखते हैं कि सामान्यतः किसी मृत व्यक्ति की मानहानि अपकृत्य नहीं है, टॉर्ट नहीं है, किंतु इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 के अंतर्गत किसी मृतक व्यक्ति पर लगाया गया लांछन मानहानि की कोटि में आ सकता है। आईपीसी में बिल्कुल मृतक की मानहानि करना भी जो है अपराध है, परंतु टॉर्ट में अपराध नहीं है। लेकिन यदि लगाया गया ऐसा लांछन, अभी ये बता रहे हैं कि यदि लगाया गया ऐसा लांछन मृत व्यक्ति की ख्याति को उस स्थिति में क्षति पहुंचा सकता था यदि वह जीवित होता, और इस आशय से लगाया गया है कि उससे मृतक व्यक्ति के परिवार वालों अथवा उसके अन्य निकटवर्ती की भावनाओं को चोट लगे, तो यह जो है वो आईपीसी में मानहानि की कोटि में चला जाएगा। हमने बताया कि मानहानि जो है, मृतक की मानहानि, वो टॉर्ट नहीं है, लेकिन इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 499 में किसी मृतक पर लगाया गया लांछन जो है मानहानि की कोटि में चला जाएगा यदि उससे दो तरह का कार्य संपन्न हो रहा है। या तो मृतक की इस प्रकार की मानहानि हो रही है जिससे उसकी ख्याति को क्षति पहुंचती यदि वह जीवित होता, या फिर उस पर यह लांछन जो है मृतक पर इस आशय से लगाया गया है कि उसके परिवार वाले या उसके अन्य निकटवर्ती की भावना को चोट लगे। अपकृत्य विधि के अंतर्गत भी यदि किसी मृत व्यक्ति के बारे में किए गए अपमानजनक कथन के कारण किसी जीवित व्यक्ति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानि की कार्रवाई की जा सकती है। मतलब मृत व्यक्ति की मानहानि अपकृत्य विधि में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जरूर अगर उस मृतक की मानहानि से किसी जीवित व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव पड़ता है तो जरूर वह जीवित व्यक्ति जो है मानहानि का दावा अपकृत्य विधि में कर सकता है। तो इस प्रकार मानहानि से संबंधित सारे प्रश्न हमारे कवर हो जाते हैं। अब मानहानि में की जो कार्रवाई की जाती है, जो प्रोसीडिंग चलाई जाएगी न्यायालय में मानहानि के लिए, उसमें जो डिफेंडेंट है वो क्या डिफेंस लेगा, क्या प्रतिरक्षा करेगा, अपने बचाव में कौन कौन से डिफेंस ले सकता है, इसे एक एक करके हम देख सकते हैं। पहला है डिफेंस लेने का कि औचित्य या मान्यता, अर्थात सत्यता, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। इसमें यह बात बताई गई है कि मतलब जो कथन प्रतिवादी ने किया है वादी के प्रति, जिसे वादी मानहानि समझ बैठा है, वह कथन या तो सत्य हो, या उस कथन को मान्यता प्राप्त हो, रिजनेबल हो, या उस कथन का औचित्य हो, वो कहना आवश्यक हो।
अब यह जरूरी नहीं है कि प्रतिवादी जो है वो अपने कहे गए कथन को शब्दशः एक एक अक्षर जो है वो सिद्ध करे। हाँ, बस ये सिद्ध कर दे कि सार रूप से जो है वो मतलब कंसाइज फॉर्म में उसने जो भी स्टेटमेंट दी, जिसे वादी मानहानि समझकर न्यायालय में का रेमेडी के लिए आया है, वह दरअसल मानहानि नहीं है, बल्कि उस कथन का जो है वो औचित्य था, या वो कथन ट्रू था, वो कथन रिकॉग्नाइज्ड था। इसमें एक बहुत ही फेमस केस है, अलेक्जेंडर बनाम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी का वाद है। इस मामले में वादी जो है प्लेंटिफ को समुचित टिकट लिए बिना एक ट्रेन में यात्रा करने के परिणाम स्वरूप 1 पौंड का जुर्माना अर्थात उसके विकल्प में 14 दिन के कारावास का दंडादेश दिया गया था। वादी से कहा गया था कि या तो आप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो 1 पौंड का जुर्माना दे दें या 14 दिन का कारावास की सजा लें। प्रतिवादी जो था डिफेंडेंट एक सूचना प्रकाशित किया कि वादी को 1 पौंड का जुर्माना अथवा उसके विकल्प में 2 सप्ताह के कारावास का दंडादेश प्रदान किया गया है। अब इसमें जो है वादी जब भी आया कारावास से तो उसने मानहानि का दावा किया कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर मेरे प्रतिष्ठा की हानि की गई है। तो न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रतिवादी लाइबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि उसने जो भी कथन किया वो फंडामेंटली ट्रू था, मौलिकता सत्य था, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, तो ये मानहानि में नहीं आता है। कथन जो है ट्रू है, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ वाले डिफेंस में यह कवर होता है और इस प्रकार से जो है डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराएगा। दूसरा डिफेंस लिया जाता है डिफेंडेंट द्वारा फेयर कमेंट, उचित टीका टिप्पणी अगर उसने की है तो उसके टीका टिप्पणी को भी मानहानि में नहीं सम्मिलित किया जाता है। प्रतिवादी को इसके लिए उचित टीका टिप्पणी, उसके द्वारा कहा गया कथन जो है उचित टीका टिप्पणी है, इसके लिए निम्नलिखित बातें साबित करनी होती हैं। पहला कि उसके द्वारा किया गया कथन एक टीका या अपने विचार की अभिव्यक्ति मात्र थी, न कि तथ्यों का प्रख्यान। उसे बताना पड़ेगा कि उसने अपने विचार को मात्र अभिव्यक्त किया था, उसने किसी भी फैक्ट का जो है विश्लेषण नहीं किया था। दूसरा, उसे बताना पड़ेगा कि टीका उचित थी, अर्थात सद्भावना पूर्वक की गई थी, गुड फेथ में की गई थी, इविल इंटेंशन से नहीं की गई थी। और तीसरा, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि जिस वस्तु या घटना के बारे में टीका की गई थी वो लोकहित के लिए पब्लिक पॉलिसी में थी। टीका से तात्पर्य किन्हीं निश्चित तथ्यों के आधार पर अपना मत या विचार व्यक्त करना टीका कहलाता है। फेयर कमेंट, कमेंट मतलब होता है कि किसी भी फिक्स्ड फैक्ट के आधार पर जो है अपना आप जो है एक्सप्रेस्ड करते हैं विचार, उसको जो है टीका कहते हैं, कमेंट कहते हैं। अब इसको एक उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं कि ए जो है वो एक्स द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में कहता है कि एक्स की पुस्तक में अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया है, इसलिए एक्स चरित्रहीन व्यक्ति होना चाहिए। अब यदि ए द्वारा की गई टिप्पणी सद्भाव पूर्वक की गई है तो उसे उचित टीका का बचाव उपलब्ध होगा। परंतु यदि ए अब यह कहता है कि मुझे आश्चर्य, अब देखिए पहले वाले में ए ने कहा कि एक्स की पुस्तक में गलत बातें लिखी गई हैं, अश्लील बातें लिखी गई हैं, तो एक्स भी चरित्रहीन व्यक्ति होगा, तभी तो ऐसा लिखता है। तो यहाँ पर उसे मिल सकता है अगर वह गुड फेथ में ऐसा कमेंट करता है। लेकिन वहीं यदि ये यह कहता है कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि एक्स द्वारा लिखित पुस्तक अश्लीलता पूर्ण होगी क्योंकि एक्स एक चरित्रहीन व्यक्ति है, तो यहाँ एक उचित टीका का बचाव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ टीका पुस्तक की न होकर एक्स के बारे में तथ्यों का कथन मात्र है। दोनों के डिफरेंस को समझिए। पहली बार ये कह रहा है कि इस पुस्तक में गंदी बातें लिखी गई हैं इसलिए इसका लेखक भी गंदा है, तो यहाँ पर उसे मिल सकता है फेयर कमेंट का डिफेंस। परंतु दूसरे पैराग्राफ में यह कहा गया है कि ये कहता है कि मुझे तो कोई आश्चर्य ही नहीं है, लेखक इतना भ्रष्ट है, इतना गंदा है कि इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक गंदी होनी ही है, तो यहाँ उसे जो है टीका का जो है उचित फेयर कमेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। टीका या टिप्पणी जो है विचारों की अभिव्यक्ति होती है, न कि तथ्यों का कथन। प्रत्येक व्यक्ति को लोक सेवक के उन कार्यों पर उचित टीका फेयर कमेंट करने का अधिकार है जिनका राज्य के नागरिक की हैसियत से उसका सरोकार है, परंतु अपने इस अधिकार की आड़ में अपनी विद्वेषपूर्ण या अपमानकारी अभिव्यक्ति को छिपाने का साधन नहीं बना सकता है। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आलोचना, क्रिटिसिज्म करने की स्वतंत्रता अवश्य दी जानी चाहिए, लेकिन वह उचित और विवेकपूर्ण हो, रीजनेबल हो और फेयर हो। इसमें भी एक बहुत ही लीडिंग केस है, ए राजा बनाम श्रीनिवासन पब्लिशर्स एंड प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड। इसको 2G स्पेक्ट्रम घोटाला के नाम से भी जानते हैं, 2009 का मामला है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ए राजा बनाम श्रीनिवास पब्लिशर्स एंड प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड।
न्यायालय द्वारा इसमें निर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा मंत्री की हैसियत से किए गए कार्य के विरुद्ध टिप्पणी प्रकाशित किया जाना लोकहित की दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता। पब्लिक पॉलिसी में ये फेयर है कि आप जो है मंत्री की हैसियत से जो भी कार्य किए गए हैं उस पर फेयर कमेंट कर रहे हैं, इट्स ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके द्वारा अवयस्क पुत्री का फोटोग्राफ प्रकाशित किया जाना अनुचित था, अनफेयर था, और इससे उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हुआ था, उसके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो गया था। तो आप मंत्री जी के कार्य जो हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में उसके विरुद्ध उचित टीका टिप्पणी करते हैं तो इट्स ओके, बट उसकी अवयस्क पुत्री का फोटोग्राफ प्रकाशित किया गया था, इसे न्यायालय ने अनफेयर माना था और डिफेंडेंट को जो है लाइबल ठहराया था। तीसरा जो डिफेंस लिया जाता है डिफेंडेंट द्वारा वो विशेषाधिकार प्रिविलेज का, कि भाई मुझे तो प्रिविलेज था, मुझे ये बोलने का अधिकार था। तो इसे समझते हैं, ऐसे अनेक अवसर आते हैं, ऐसी कई बार कई घटनाएं होती हैं जब विधि जो है इस बात को मान्यता प्रदान करती है कि एक व्यक्ति का वाक स्वातंत्र, मतलब बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, वाक स्वातंत्र का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे अनेक अवसर होते हैं जब विधि या इस बात को मानती है कि किसी का बोलना जो है किसी दूसरे की प्रतिष्ठा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इन्हीं अवसरों पर विधि जो है विशेषाधिकार के अंतर्गत इन अवसरों को रखती है, और इस अवसरों पर कहे गए मान हानिकारक कथन को कार्यवाही के योग्य नहीं स्वीकार किया जाता। अब विशेषाधिकार भी दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, परम विशेषाधिकार और सापेक्ष विशेषाधिकार। विशेषाधिकार यह प्रकट करता है कि प्रतिवादी द्वारा ऐसे अवसर पर किया गया कथन जिसके लिए उसे विशेषाधिकार प्राप्त है उसे दायित्व से मुक्ति दिलाएगा, और यदि परम विशेषाधिकार है तो असत्य कथन और असद्भाव से किया गया कथन भी दायित्व से मुक्ति दिलाता है। विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं, परम विशेषाधिकार और सापेक्ष विशेषाधिकार को समझते हैं। परम विशेषाधिकार वह है जिस अवसर पर आप यदि असत्य कथन कहते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं और गुड फेथ से नहीं भी देते हैं और सद्भाव से करते हैं, तो भी आप एकदम पूर्ण रूप से मुक्त हैं, दायित्व से पूरी मुक्ति मिली है। जबकि सापेक्ष या सशर्त विशेषाधिकार कंडीशनल प्रिविलेज में असत्य कथन के लिए दायित्व से मुक्ति मिल रही है, लेकिन अगर दुर्भावना से आपने कथन किया है तो आप लाइबल होंगे। तो परम विशेषाधिकार में दोनों असत्य कथन है और असद्भाव से किया गया है फिर भी लाइबल नहीं होगा डिफेंडेंट, परंतु यदि विशेषाधिकार कंडीशनल है, सापेक्ष विशेषाधिकार है, तो असत्य कथन तो उसके लिए लाइबल नहीं हो सकता है, परंतु दुर्भावना से किया गया कथन है तो बिल्कुल आपकी जवाबदेही होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चौथा डिफेंस सम्मति का लिया जाता है, कंसेंट का। प्रतिवादी यह सिद्ध कर देता है कि मानहानि की कार्रवाई में वादी द्वारा प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप से सम्मति प्रदान की गई थी, वादी ने कहा था ऐसा लिखने को, ऐसा स्टेटमेंट देने को, तो उस क्षण यदि प्रतिवादी ऐसा सिद्ध कर देता है तो प्रतिवादी दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और पांचवा और लास्ट डिफेंस जो डिफेंडेंट द्वारा लिया जाता है वो क्षमा याचना, अपोलॉजी का है। सपोज आपने जो है किसी व्यक्ति की मानहानि कर दी, तो सबसे पहले ये समझिए क्षमा याचना अपोलॉजी जो है, यह प्रतिवाद, यह डिफेंस जो है वो समाचार पत्र या अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित अपलेखों के मामले में ही प्राप्त होता है। समाचार पत्र या अन्य पत्रिकाएं जो हैं उसमें यदि आपने कोई लेख प्रकाशित किया है और उससे किसी की मानहानि हुई है तो वहां पर क्षमा याचना या अपोलॉजी होती है। इसमें प्रतिवादी को यह सिद्ध करना चाहिए कि उसके कार्य में असावधानी या विद्वेष नहीं था, मतलब वह पूरी सावधानी से कर रहा था और किसी भी विद्वेष से, मैलिस से उसने यह कार्य नहीं किया, और शीघ्र ही उसी समाचार पत्र में जिसमें उसने किसी की मानहानि की है किसी लेख द्वारा, उसी समाचार पत्र में अपने उस कार्य के लिए क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार यह माना जाता है कि यदि अपोलॉजी की गई है तो डिफेंडेंट जो है अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है और वादी द्वारा उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो ये कुल मिला के 5 डिफेंस थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। औचित्य या मान्यता, सत्यता, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रुथ। दूसरा फेयर कमेंट था। तीसरा जो है प्रिविलेज था, विशेषाधिकार। चौथा कंसेंट है, सम्मति। और पांचवा क्षमा याचना, अपोलॉजी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको अपनी पढ़ाई में काफी मदद मिल रही होगी। इसके बावजूद भी मानहानि से संबंधित कोई भी क्वेरीज आपके बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम उसे सॉल्व करने का संपूर्ण प्रयास करेंगे।
बने रहिए हमारे चैनल सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ के साथ। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।